हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे थे प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस में अपनी अप्रकाशिक अभिक्रिया चल रही थी, यानी डार्क रिएक्शन चल रही थी, जिसमें हमने देखा था कि अप्रकाशिक अभिक्रिया जो है वो अलग अलग पादपों में 3 प्रकार से संपन्न होती है। सबसे पहले हमने पढ़ी थी केल्विन बेंसन चक्र या C3 चक्र। आज हम सेकंड प्रकार की जो अप्रकाशिक अभिक्रिया है वो पढ़ने जा रहे हैं, हेल्सलेक चक्र या C4 चक्र। जैसे कि हमने बात की थी, केल्विन बेंसन चक्र का नाम केल्विन बेंसन चक्र पड़ा क्योंकि केल्विन बेंसन और साथियों ने खोजी थी। C3 चक्र पड़ा क्योंकि बनने वाला पहला स्थायी यौगिक 3 कार्बन वाला था, जिसको फास्फोग्लिसरिक एसिड कहते हैं। तो उसी तरह से इस अभिक्रिया का नाम पड़ा है हेल्सलेक चक्र या C4 चक्र। कैसे पड़ा हेल्सलेक चक्र? क्योंकि इस अभिक्रिया का जो परिपथ और इसके बारे में विस्तार जो जानकारी दी थी वो वैज्ञानिक हेच और स्लैक ने दी थी, इस कारण यह हेल्सलेक चक्र कहलाता है। इसी प्रकार से कार्बन को एक्सेप्ट करके, कार्बन डाइऑक्साइड जो है CO2 को एक्सेप्ट करके, CO2 को ग्रहण करके बनने वाला पहला जो स्थायी यौगिक होता है वो इसमें 4 कार्बन परमाणु वाला होता है, जिसको हम ऑक्जेलो एसिटिक एसिड या OAA कहते हैं। तो इस कारण इसे C4 चक्र कहा जाता है। तो आइए इसको डिटेल पढ़ते हैं। C4 चक्र या हेल्सलेक चक्र। सबसे पहले हम बात करें हेल्सलेक चक्र या C4 चक्र कौन से पौधों में होती है, तो ये मोस्टली जो है कुछ विशेष प्रकार के पौधों में पाया जाता है, जिनमें क्रेनी शारीरिकी पाई जाती है। आगे इसके बारे में भी अपन देखेंगे। हेल्सलेक चक्र की खोज सबसे पहले किसने की थी? वैज्ञानिक है जिनका नाम है कैप्रीलोव। सबसे पहले कैप्रीलोव ने 1960 में मक्का के पौधे में इसको देखा था, यानी मक्का के पौधे में अध्ययन किया था किसने? कैप्रीलोव ने 1960 में। उसके बाद में सेकेंड टाइम पे कोडचाक नाम का वैज्ञानिक था, कोडचाक और उनके सहयोगियों ने 1965 में गन्ने के पौधे की पत्तियों में भी इस चक्र को देखा। गन्ने के पत्तियों में उन्होंने देखा कि जो CO2 को ग्रहण करने वाला यौगिक होता है वो C3 चक्र के समान 3 कार्बन वाला फास्फोग्लिसरिक एसिड नहीं होकर के, यानी PGA नहीं होकर के एक 4 कार्बन परमाणु वाला यौगिक ऑक्जेलो एसिटिक एसिड होता है। ये देखा था कोडचाक और सहयोगियों ने, गन्ने की पत्तियों में इसका अध्ययन किया था। तो ये तो सामान्य थी कि कैप्रीलोव ने सबसे पहले मक्का में अध्ययन किया, उसके बाद कोडचाक और सहयोगियों ने जो गन्ना था, गन्ने की पत्तियों में इसका अध्ययन किया था कि पहला स्थायी यौगिक कौन सा होता है? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन वाला होता है। इसके बाद में बात करें कि हेच और स्लैक नामक जो वैज्ञानिक थे, हेच ने क्या किया? इनकी जो जैव रासायनिक अभिक्रियाएं थी उनकी खोज की, यानी इसके परिपथ को खोज लिया 1966 में। इस कारण इसका नाम पड़ गया हेल्सलेक चक्र। तो हेल्सलेक चक्र तो पड़ा, हेल्सलेक ने इसका परिपथ खोजा, विस्तार इसके बारे में बताया, इसकी पुष्टि की थी कि वास्तव में इसमें 4 कार्बन वाला ऑक्जेलो एसिटिक एसिड प्रथम स्थायी यौगिक होता है। और प्रथम स्थायी यौगिक ऑक्जेलो एसिटिक एसिड होता है, इस कारण ये क्या कहलाता है? C4 चक्र। C4 चक्र क्यों है? पहला स्थायी यौगिक कौन है? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, जो 4 कार्बन परमाणु वाला है, इस कारण ये क्या है? C4 चक्र। तो ये इसके बारे में सामान्य बात हुई। अब C4 चक्र कौन से पौधों में पाया जाता है? तो ये उन पौधों में पाया जाता है जिनकी पत्ती की जो आंतरिक संरचना होती है, पत्ती की जो आंतरिक एनाटॉमी होती है वो सामान्य पौधों से थोड़ी अलग होती है, यानी C3 पादप जो होते हैं जिनमें C3 चक्र चलता है उनसे अलग होती है। C3 चक्र जिनमें चलता है उनकी जो पत्ती होती है उस पत्ती में हमें 3 संरचनाएं देखने को मिलती है। सबसे ऊपर ऊपरी एपिडर्मिस होती है, नीचे निचली एपिडर्मिस होती है और मध्य में भरा होता है पर्णमध्योतक, जिसमें कि जो है फूलाछद कोशिकाएं वगैरह पाई जाती है। लेकिन पर्णमध्योतक कोशिकाएं जो होती है यहाँ पर बीच में पर्णमध्योतक कोशिकाएं कहीं कहीं पर, जैसे इस पर्णमध्योतक की जो कोशिकाएं होती है कुछ तो इस तरह से खंभाकार होती है, स्तंभाकार, कुछ जो होती है इस तरह की कोशिकाएं होती है, मृदुतकीय कोशिकाएं। तो ये जो है पर्णमध्योतक कहलाता है, इसमें C3 चक्र संपन्न होता है। लेकिन C4 चक्र जिन पौधों में मिलता है उनमें ये जो आंतरिक शारीरिकी होती है पत्तियों की, उसमें डिफरेंस मिलता है। ऊपरी एपिडर्मिस और निचली एपिडर्मिस तो होगी। इनके अलावा जो पर्णमध्योतक होता है उनमें, इस पर्णमध्योतक में 2 प्रकार की कोशिकाएं मिलती है। यहाँ पर जो बीच वाला जो टिश्यू होता है इसमें 2 प्रकार की, एक तो होती है पर्णमध्योतक कोशिकाएं जो सामान्य होती है, इसके अलावा यहाँ पर पाई जाती है फूलाछद कोशिकाएं विशेष प्रकार की। वो कैसे होती है? जो बंडल शीत होता है, फूलाछद होते हैं जिसमें ये समान फूल पाए जाते हैं, समान फूल जो होते हैं
उनके चारों तरफ जैसे कि मोतियों की माला होती है, उस तरह की 2 या 3 लाइनों के रूप में पुलाचित कोशिकाएं होती है। इस तरह से जो बंडल शीत यानी कि जो समान फूल पाए जाते हैं, समान फूलों के चारों तरफ 2 या 3 मोतियों की जैसे माला होती है, उस तरह से गोलाकार कोशिकाएं व्यवस्थित रहती है और ये कोशिकाएं कहलाती है पुलाचित कोशिकाएं। और ऐसी जो शारीरिकी पाई जाती है, जर्मन भाषा में क्या होता है, जो माला होती है उस मोती की माला को क्रेंज कहा जाता है। जर्मन भाषा में मोती की जो माला होती है उसको शब्द दिया जाता है क्रेंज, या कहीं पर इसको क्रेंच भी लिखते हैं, क्रेंच या क्रेंज ये कहा जाता है जर्मन भाषा में। तो जर्मन वैज्ञानिकों ने इनकी खोज की थी, इसी कारण ये मोती जो थे, मोतियों की जैसे माला हो ना, वैसे समान बंडल के चारों तरफ दिखाई दे रही थी। तो इसी कारण इन पौधों की जो पत्तियां हैं, उन पत्तियों की जो एनाटॉमी होती है, उस एनाटॉमी को क्रेंज शारीरिकी कहा जाता है, क्रेंज एनाटॉमी कहा जाता है। यानी जिनमें C4 चक्र संपन्न होता है, उनकी जो पत्तियां होती है उनकी आंतरिक संरचना में थोड़ा अंतर मिलता है और उस संरचना को कहा जाता है क्रेंज एनाटॉमी या क्रेंज शारीरिकी। क्रेंज क्यों पढ़ा नाम, क्योंकि इनमें एक तो जो पर्णमध्यतक कोशिकाएं जो सामान्य कोशिकाएं होती है वो तो होती है, इसके अलावा संवहन ऊतकों के चारों तरफ मोतियों में जैसे माला हो उस तरह से 2 या 3 स्तरीय जो है श्रृंखला पाई जाती है गोलाकार कोशिकाओं की, पुलाचित कोशिकाओं की, जिसको क्रेंज कहा गया। और ये पत्तियां कहलाती है क्रेंज शारीरिकी वाली पत्तियां। तो इस प्रकार की जो पादप होती है जिनमें ऐसी संरचना मिलती है, उनमें C4 चक्र संपन्न होता है। अब इन ऐसी जो पत्तियों की संरचना होती है उनमें हरित लवक में भी डिफरेंस देखने को मिलता है। होता क्या है, इनका जो ये पर्णमध्यतक वाली बाकी जो कोशिकाएं होती है, यानी कि पर्णमध्यतक की जो कोशिकाएं होती है, हरित लवक जो है, इन पर्णमध्यतक की जो कोशिकाएं हैं, इनके जो हरित लवक होते हैं, ये हरित लवक कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। हरित लवक कैसे होते हैं, छोटे। और इनमें क्या पाए जाते हैं, ग्रेना पाए जाते हैं, सुविकसित ग्रेना होते हैं। लेकिन इनकी जो पुलाचित कोशिकाएं होती है ये वाली, इन पुलाचित कोशिकाओं में क्या होते हैं, इनमें जो है हरित लवक बड़े होते हैं और इनमें ग्रेना नहीं, बल्कि इनमें क्या पाए जाते हैं, केवल स्ट्रोमा पाए जाते हैं। इनमें ग्रेना नहीं पाए जाते, ग्रेना अनुपस्थित होते हैं। तो होता क्या है, प्रकाशिक जो अभिक्रिया होती है वो किन में होती है, पर्णमध्योतक में। और पर्णमध्योतक में प्रकाशिक अभिक्रिया के बाद में CO2 को पर्णमध्योतक में ही ग्रहण कर लिया जाता है और फिर पुलाचित कोशिकाओं में उसको भेज दिया जाता है, जहां पर CO2 का अपचयन होता है कार्बोहाइड्रेट में। अब कैसे होता है इसको हम परिपथ के थ्रू देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है, जो पर्णमध्योतक कोशिकाएं होती है उनमें 3 कार्बन वाला फास्फोइनोल पाइरुवेट बनता है। फास्फोइनोल पाइरुवेट किससे बनता है, यानी कि जो पर्णमध्योतक कोशिकाएं होती है उनमें पाइरुविक अम्ल होता है। 3 कार्बन वाला एक यौगिक होता है पाइरुविक अम्ल, या पाइरुवेट भी कह देते हैं। पाइरुविक अम्ल या पाइरुवेट होता है। ये पाइरुविक अम्ल क्या करता है, ATP को ग्रहण करता है। ATP को ग्रहण करके ADP में कन्वर्ट कर देता है और इसे किसमें चेंज हो जाता है, फास्फोइनोल पाइरुविक अम्ल या फास्फोइनोल पाइरुवेट में चेंज हो जाता है। तो फास्फोइनोल पाइरुविक अम्ल बनने के बाद में फास्फोइनोल पाइरुविक अम्ल जो होता है वो CO2 का एक्सेप्टर होता है, CO2 का ग्राही होता है। ये क्या करता है, यहाँ पर CO2 को ग्रहण करता है जो वायुमंडल से ली गई होती है, किसमें, पर्णमध्योतक कोशिकाओं में। क्योंकि पुलाचित कोशिकाएं CO2 को ग्रहण नहीं कर पाती, उनके पास ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती, तो कार्बन डाइऑक्साइड को पुलाचित कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम यहाँ पर ये C4 चक्र करता है। कैसे करता है उसी को हम देख रहे हैं। C4 चक्र के पर्णमध्योतक कोशिकाओं में पाइरुविक अम्ल या पाइरुवेट होता है 3 कार्बन वाला। ये क्या करता है, ATP को ग्रहण करके क्या बन जाता है, फास्फोइनोल पाइरुविक अम्ल या फास्फोइनोल पाइरुवेट बन जाता है। और इससे जुड़ती है CO2 का ग्राही है ये। CO2 जब इसके साथ जुड़ जाती है, कौन से एंजाइम की उपस्थिति में जुड़ती है, ये जुड़ती है पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में। पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में CO2 जुड़ जाती है और ये चेंज हो जाता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो होता है ये 4 कार्बन वाला यौगिक बनता है, यानी CO2 को ग्रहण करने से बनने वाला पहला जो इसमें स्थायी यौगिक बनता है ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल बनता है। और ये कैसा होता है, ये 4 कार्बन परमाणु वाला होता है, इसी कारण इसका नाम C4 चक्र पड़ा है। CO2 को ग्रहण करने के बाद बना पहला स्थायी यौगिक है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड OAA, जो 4 कार्बन वाला है।
अब ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड क्या करता है, NADPH2 को ग्रहण करके अपचयित होता है और मेलेट या मेलिक अम्ल बना लेता है, यानी मेलेट या मेलिक अम्ल बन जाता है NADPH2 को ग्रहण करके, और ये चला जाता है पुलाचद कोशिकाओं में। मेलिक अम्ल किसमें चला जाता है, पुलाचद कोशिकाओं में प्रवेश कर जाता है, वहां पर इसका डिकार्बोक्सिलीकरण होता है। यहाँ तो कार्बोक्सिलीकरण हुआ था किसका, पेप का, फास्फोइनोल पाइरुविक एसिड का, जिससे कि ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बना था। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड NADPH2 को ग्रहण करके मेलिक एसिड या मेलेट बन गया, जो चला गया पुलाचद कोशिकाओं में, और पुलाचद कोशिकाओं में जो मेलेट या मेलिक अम्ल जाता है वो पुनः उसका क्या हो जाता है, डिकार्बोक्सिलेशन हो जाता है, जिससे CO2 भी उससे अलग हो जाती है और NADPH2 भी अलग हो जाती है। NADP जो है वो NADPH2 के रूप में मिल जाती है उससे, और CO2 अलग हो जाती है, यानी ये दोनों चीजें उससे मुक्त हो जाती है। यहाँ पर NADPH2 उसके साथ जुड़ी थी, वो वापस हट गई, CO2 जो यहाँ पर जुड़ी थी वो भी अलग हो गई, और इस तरह से जो मेलिक एसिड है वो वापस पाइरुविक अम्ल या पाइरुवेट में चेंज हो जाता है। अब CO2 जो यहाँ पर निकली है, NADPH2 निकली है, वो किसमें प्रवेश कर जाते हैं, वो केल्विन बेंसन चक्र जो पुलाचद कोशिकाओं में होता है ऑलरेडी, तो उस केल्विन बेंसन चक्र C3 चक्र में एंटर हो जाते हैं। मतलब ये है कि C3 चक्र में वहां पर जो उसका स्ट्रोमा है, इसके पास स्ट्रोमा नहीं था, ग्रेना है, उसके पास ग्रेना नहीं है, तो इसके पास ग्रेना है तो इसमें प्रकाशिक हो जाती है, साथ ही CO2 को ग्रहण भी कर लेता है, लेकिन CO2 को इसके पास स्ट्रोमा नहीं है तो इसके पास लेके जाता है, यहाँ पर ग्रेना नहीं है, इसलिए इसको यहाँ से यानी कि पर्णमध्यतक कोशिकाओं से क्या मिलती है, CO2 मिलती है, तो वो CO2 आकर के इसके केल्विन बेंसन चक्र में यानी RUBP से जुड़ जाती है, और RUBP से जुड़ करके सेम जो हमने केल्विन बेंसन चक्र पढ़ा था, सेम वही चक्र चलता है, जिससे कि लास्ट में 12 अणु PgAl फास्फोग्लिसरल्डिहाइड के बनते हैं, जिसमें से 2 शर्करा का निर्माण कर लेते हैं, बाकी के 10 वापस से क्या बना लेते हैं, RUMP बना लेते हैं, और RUMP फिर RUBP में चेंज हो जाता है, फिर वो RUBP वापस ऐसे CO2 को ग्रहण करता है, यानी वो चक्र चलने के लिए यहाँ पर CO2 इसको मिलना जरूरी है, जो मिलेगी C4 चक्र की वजह से। तो C4 चक्र जो है इन पौधों में क्या करवाता है, कार्बन डाइऑक्साइड केल्विन बेंसन चक्र को उपलब्ध करवाता है, और पाइरुविक अम्ल या पाइरुवेट जो बनता है वो फिर से वापस आ जाता है किसमें, पर्णमध्यतक कोशिकाओं में, ताकि इस चक्र को फिर से वापस स्टार्ट कर सके। इसको मैं वापस एक बार रिपीट कर देती हूँ। C4 जो पादप है उनमें 2 प्रकार की कोशिकाएं मिलती है, एक तो होती है पर्णमध्यतक कोशिकाएं, दूसरी होती है पुलाचद कोशिकाएं, किसमें, उनके पतियों में। अब अंतर क्या होता है, पर्णमध्यतक कोशिकाओं में ग्रेना होते हैं उनके हरितलवक में, लेकिन जो पुलाचद कोशिकाएं उनमें ग्रेना नहीं होकर के स्ट्रोमा होते हैं। होता क्या है, पाइरुविक अम्ल पाया जाता है कहाँ पर, पर्णमध्यतक में, वो ATP को ग्रहण करके फास्फोइनोल पाइरुविक अम्ल या पाइरुवेट बना लेता है, उसको ये पहला CO2 का एक्सेप्टर होता है इसमें, यानी CO2 को ग्रहण करता है यहाँ पर पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम के द्वारा, कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया द्वारा यहाँ CO2 जुड़ जाती है, और पहला स्थायी यौगिक ऑक्जेलो एसिटिक एसिड या OA बन जाता है, जो 4 कार्बन वाला होता है, ये पहला स्थायी यौगिक बनता है। ये NADPH2 ग्रहण करके मेलिक अम्ल या मेलेट बना लेता है। मेलिक अम्ल पुलाचद कोशिकाओं में एंटर हो जाता है, जहाँ पर डिकार्बोक्सिलीकरण होता है, यानी CO2 से अलग हो जाती है, और NADPH2 के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, और इस तरह से ये वापस पाइरुविक अम्ल में बदल जाता है, जो वापस किस में आ जाता है, पर्णमध्यतक में आ जाता है, ताकि चक्र को आगे वापस स्टार्ट कर सके। और CO2 और NADPH2 जो यहाँ पर मुख्य हुई है वो केल्विन बेंसन चक्र में चले जाते हैं, और केल्विन बेंसन चक्र के थ्रू वो जो है कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर लेते हैं। तो इस तरह से C4 चक्र जो है वो कंप्लीट होता है। अब C4 चक्र जिन पौधों में पाया जाता है उन पौधों में कुछ विशेष विशेषताएं होती है, वो इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या इंपॉर्टेंस है C4 पौधों का, पहली चीज C4 पौधे जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत ही कम सांद्रता पर भी जो है विक्रिया संपन्न कर लेते हैं, यानी कि ज़्यादा उन्हें CO2 की आवश्यकता नहीं होती, बहुत ही कम सांद्रता पर भी ये विक्रिया चलती रहती है उनमें, पहली चीज़। दूसरा, C4 पौधों में जो एंजाइम यूज होता है वो पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम यूज होता है और CO2 एक्सेप्टिंग के लिए, और वो क्या करता है CO2 की कम सांद्रता पर भी क्रियाशील रहता है। लेकिन जो C3 पादप है उनमें रुबिस्को एंजाइम या RUBP कार्बोक्सिलेज होता है, जिसके लिए CO2 की ज़्यादा सांद्रता की आवश्यकता होती है। अगली चीज़, C4 पादप जो है वो विपरीत परिस्थितियों में भी, यानी 45 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर वाले स्थानों पर भी आसानी से उगाए जा सकते हैं। और अगली चीज़, C4 जो पादप होते हैं इनमें प्रकाश श्वसन नहीं होता, आगे हम पढ़ेंगे प्रकाश श्वसन क्या है, वो इनमें नहीं पाया जाता। तो इन कुछ चीज़ों के थ्रू अपन C4 और C3 पादपों में अंतर कर सकते हैं। क्या क्या अंतर वे एक बार वापस
अपन देखते हैं, हमने C3 चक्र पढ़ा, C4 चक्र पढ़ा। C3 और C4 चक्र में क्या अंतर होगा? पहली चीज, C3 पादप जो होते हैं वो एक फिक्स अनुकूल तापमान में उगते हैं, यानी 10 डिग्री से 25 डिग्री का जो अनुकूल टेम्परेचर होता है उसी पे वो पाए जाते हैं और वहीं पर सारी क्रियाएं आसानी से संपन्न करते हैं। लेकिन C4 जो पादप होते हैं वो प्रतिकूल परिस्थितियों में यानी 30, 40, 45 डिग्री टेम्परेचर पर भी आसानी से उग जाते हैं। उसके बाद दूसरा, C3 पौधों में कोई क्रेंज शारीरिकी नहीं थी, लेकिन C4 पादपों में क्रेंज शारीरिकी पाई जाती है। C3 पौधों में क्या था? पहला स्थायी यौगिक 3 कार्बन वाला फास्फोग्लिसरिक एसिड PGA बन रहा था, लेकिन C4 पौधों में पहला स्थायी यौगिक 4 कार्बन वाला बनता है जिसको OAA ऑक्जेलो एसिटिक एसिड कहते हैं। C3 पौधों में CO2 का जो स्थिरीकरण होता है वो होता है पर्णमध्योतक कोशिकाओं में, लेकिन C4 में कहाँ होता है? ये पुलाशद कोशिकाओं में होता है। C3 जो पादप थे उनमें पहले CO2 का जो ग्राही था वो कौन था? RUBP था, जो था राइबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट था RUBP। लेकिन यहाँ पर CO2 का एक्सेप्टर कौन था? C4 में CO2 का एक्सेप्टर होता है फास्फोइनोल पाइरूवेट होता है। C3 पादपों में कार्बोक्सिलीकरण हो रहा था रुबिस्को एंजाइम या RUBP कार्बोक्सिलेज द्वारा। C4 में होता है पेप कार्बोक्सिलेज और इसमें ये भी संपन्न होता है, इस कारण रुबिस्को भी इसमें यूज होता है, तो दोनों यूज होते हैं इसमें। प्रकाश श्वसन जो क्रिया है एक नष्टकारी क्रिया जो कि प्रकाश की उपस्थिति में होती है, लेकिन उसमें कोई उत्पाद नहीं बनता है, ऊर्जा नहीं बनती है, नष्टकारी क्रिया होती है प्रकाश श्वसन, तो वो C3 पौधों में मिलती है, C4 पौधों में नहीं मिलती। और उत्पादकता, अगर नष्टकारी क्रिया है तो कुछ पदार्थ प्रकाश श्वसन में नष्ट हो जाता है, उसमें C4 में नहीं होता, तो इसी कारण उत्पादकता C4 की ज़्यादा होती है, C3 की कम होती है। कुछ बेसिक अंतर है जो हम दोनों को अगर समझ लेंगे तो दोनों को कंपेयर करके आसानी से दोनों में अंतर कर सकते हैं। तो ये था C4 चक्र। अब अप्रकाशिक अभिक्रिया में लास्ट जो अपना तीसरा चक्र रहा है क्रेसुलेशन अम्ल उपापचय चक्र या CAM चक्र, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। साथ ही एक छोटा सा टॉपिक प्रकाश श्वसन, वो भी हम उसके साथ डिस्कस करेंगे। उसके बाद अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।